मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम लोग इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आपकी तीसरी वीडियो लेके आए हैं। ये आपका पार्ट 2 है ना। इससे पहले हम एक वीडियो में सिलेबस को डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आज हम ये तीसरी वीडियो लाए हैं, क्योंकि उसके बाद फिर हमने एक वीडियो में आपका पहला चैप्टर डिस्कस किया था, दूसरा चैप्टर नहीं आ रहा है, तो आज हम तीसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 3 है, तनक़ीदी मज़मून। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, तनक़ीदी मज़मून के बारे में जानेंगे और उसके बाद एहतिशाम हुसैन के बारे में पढ़कर उनका जो मज़मून है खुजी एक मुताला, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो आपका तनक़ीदी मज़मून है खुर्शीदुल इस्लाम का उमराव जान अदा, वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो बलवंत सिंह के ऊपर होगी, उनका अफसाना लम्हे पर। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग पहले जान लेते हैं कि भाई मुख्तसर अफसाना क्या है। ठीक है, तो पढ़ते हैं यहाँ, मुख्तसर अफसाना कह रही हूँ, तनक़ीदी मज़मून क्या है। तो लिखते हैं वो मज़मून जिसमें किसी अदब सिन्फ़, किसी अदबी तख्लीक़ या किसी अदबी नज़रिए के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर राय ज़नी की जाए, यानी अपनी राय कायम की जाए या अपनी राय का इजहार किया जाए, तनक़ीदी मज़मून कहलाता है। अदब में तनक़ीद का मफ़हूम बड़ा वसी है, यानी कि इसका जो दायरा है वो बहुत ज़्यादा वसी है। ठीक है ना। इसके तहत अदबी तख्लीक़ात की खूबियों और ख़ामियों की निशानदेही की जाती है। भाई तनक़ीद का मतलब ही यही है, क्रिटिसाइज़ करना, उसके ऊपर उसकी अच्छाई या बुराई को वाज़े करना। ठीक है, लिखते हैं हर फ़न के कुछ उसूल होते हैं जिनकी रोशनी में फ़न और अदब की जांच की जाती है। ठीक है, यानी कि अगर आपने कोई अफसाना लिखा है या कोई मज़मून लिखा है, उसके ऊपर अगर मैं तनक़ीद करूँगी तो पहले कुछ चीज़ें होती हैं, उसको डिसाइड किया जाता है कि भाई हाँ ये चीज़ इसमें है या नहीं है। अगर वो चीज़ है तो भाई वो अच्छा है तो उस पर हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे, और अगर वो बुरा है या वो चीज़ नहीं है, उसमें किसी चीज़ की कमी है, तो हम उसे गलत मानेंगे और कहेंगे भाई ये बुरा है। ठीक है, तनक़ीद निगार के लिए ज़ाती पसंद और नापसंद से ज़्यादा अहम वो मेयार होते हैं जिनकी कद्र कीमत हर ज़माने में बरकरार रहती है। यानी अब मैं अगर तनक़ीद निगार हूँ, है ना, तो मैं तनक़ीद करते टाइम अपनी पसंद और नापसंद का इजहार करूँगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अपनी पसंद और नापसंद को हम बलाए ताक रख देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अपनी पसंद और नापसंद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंस जो हम देंगे वो उस मेयार को देंगे, है ना, उसकी जो एक हम कहते हैं कि उसूल हैं उनको देंगे। ठीक है, और अपनी नापसंद और पसंद जो है वो एक थोड़ा सा किनारे कर दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि हो सकता है जो चीज़ हमें पसंद है वो वक्ती तौर के लिए अच्छी हो, बाद में हमारी खुद की पसंद बदल जाए। ठीक है ना। आगे लिखते हैं, जब हम किसी अदबी तख्लीक़ को पढ़ते हैं तो वो हमें मुतासिर करती है। बिल्कुल ठीक बात है, हम कुछ पढ़ रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं उसका असर हमारे ऊपर ज़रूर होता है। ये तासुर अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। कई बार हम अच्छी मूवीज़ देखते हैं, उनके असर अच्छे पड़ते हैं, पॉजिटिव असर लेते हैं। कई बार कुछ ऐसा होता है जिसमें हम नेगेटिव असर भी ले जाते हैं, है ना। ये तासुर वक्ती भी हो सकते हैं और मुस्तकिल भी हो सकते हैं। ठीक बात है, ये भी वक्ती ऐसे हो सकते हैं कि भाई हम थोड़ी देर के लिए मुतासिर हुए, हमने उस तरह की हरकतें करी, उस तरह के काम किए और फिर उसके बाद हम भूल गए। और मुस्तकिल का मतलब ये होता है कि जो हमेशा रहें। ठीक है, चूँकि हम में ज़्यादातर लोग अदब को वक्त गुजारने की चीज़ समझते हैं और इस तरह इससे सिर्फ तफरीह हासिल करना चाहते हैं। यानी हम सोचते हैं कि सिर्फ टाइम पास की चीज़ है अदब। ठीक है, और हमें ऐसा लगता है कि जब हमारा टाइम नहीं कट रहा है या कुछ करने को नहीं है तो थोड़ा पढ़ लिया, है ना, या तफरीह के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए हमने इसे पढ़ लिया। इसलिए हम बामामूल किसी तख्लीक़ को बार बार नहीं पढ़ते, है ना। अगर मैंने एक अफसाना एक बार पढ़ लिया है तो फिर मैं उसे दोबारा क्यों पढ़ूंगी, क्या ज़रूरत है मुझे उसे दोबारा पढ़ने की। ठीक है ना। जब कि तनक़ीद निगार अदबी तख्लीक़ का एक से ज़्यादा बार मुताला करता है और हर बार वो एक नए तासुर से दो चार होता है। भाई वो उसी चीज़ के लिए तो वो एक से ज़्यादा बार पढ़ेंगे, हर बार वो उसे नए नज़रिए से देखेंगे, हर बार उन्हें कोई नई चीज़ मिलेगी जो उन्हें मुतासिर करेगी, है ना। बहुत से तासुरात से गुजरने के बाद वो उनकी जो है छान फटक करते हैं, यानी उसे अलग करते हैं, बिल्कुल डिसाइड करते हैं परमानेंटली। ठीक है, इस तरह उस तख्लीक़ की ज़्यादा से ज़्यादा खूबियाँ और ख़ामियाँ उन पर वाज़े होती जाती हैं। ठीक है ना। जब हम एक चीज़ को कई बार पढ़ रहे हैं तो उसकी अच्छाई बुराई, इमला, लिखने का तरीक़ा, ज़बान, सारी चीज़ें हमारे सामने आती रहेंगी। इस अमल से गुजरने के बाद ही तनक़ीद निगार किसी नतीजे तक पहुँचता है ना। हम एक नज़र में देखकर, ठीक है, ये कहा जाता है कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है ना। इसलिए वो उसे बार बार पढ़ता है।
ठीक है, और बार बार पढ़ने पर उसे एक नया तरीका मिलता है। ठीक है, लिखते हैं तनकीद तशरीह और तज्जिया ही नहीं करती, यानी तनकीद जो है वो किसी चीज़ की तशरीह या उसका तज्जिया ही नहीं करती है, बल्कि क्या करती है, अदबी तख्लीक के बारे में एक सोची समझी राय भी देती है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा उस पर सोचा है, समझा है, हर जाविये से उस चीज़ को देखा है। ठीक है, आगे लिखते हैं हाली शिबली और मोहम्मद हुसैन आज़ाद के दौर के बाद जिन नक़ादों की तहरीरें हमारे सामने हमारे लिए ख़ास अहमियत रखती हैं, यानी कि इब्तिदाई दौर में तो ये तीन हैं जो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, हाली, शिबली और मोहम्मद हुसैन आज़ाद। ठीक है, उनके बाद अगर हम किसी की बात करें तो अब्दुल रहमान बिजनौरी, मसूद हसन रज़वी, अदीब मजनू गोरखपुरी, एहतिशाम हुसैन, आल अहमद सुरूर, कलीमुद्दीन अहमद जो हैं वगैरह के नाम नुमाया हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका तनकीद के बारे में। अब आपसे शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है कि भाई शॉर्ट नोट लिखिए तनकीद निगारी के ऊपर। ठीक है, तनकीद निगारी से आप क्या समझते हैं उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखिए। अब आ जाते हैं हम लोग एहतिशाम हुसैन के ऊपर। एहतिशाम हुसैन कब पैदा हुए थे? 1912 में पैदा हुए थे और 1972 में उनकी वफ़ात हो गई थी। चलिए पढ़ लेते हैं एहतिशाम हुसैन साहब को। एहतिशाम हुसैन सैयद एहतिशाम हुसैन आज़मगढ़ के एक गांव माहिल में पैदा हुए। तालीम आज़मगढ़ में और इलाहाबाद में हासिल की, यानी जो उनकी तालीम थी वो आज़मगढ़ और इलाहाबाद में हासिल की। 1932 के आसपास उनकी अदबी सरगर्मियों का सिलसिला शुरू हुआ, यानी उन्होंने लिखना जो शुरू करा है ना, वो कब शुरू करा? 1932 के आसपास। इसी सन में अंगारे की अशात हुई थी। ठीक है, जो अफसानवी मजमुआ करार दिया जाता है उसे जब्त कर लिया गया था, जला दिया गया था। ठीक है, इब्तिदा में अफसाना निगारी और ड्रामा नवीसी के साथ साथ नज़में और गज़लें भी लिखते रहे। ठीक है, यानी वो नस्र निगार और नज़्म निगार दोनों की हैसियत रखते हैं। ठीक है, बाद में तनकीद पर तवज्जो की, यानी शुरू में तो उन्होंने अफसाना भी लिखा, ड्रामा भी लिखा, नज़में और गज़लें भी कहीं, लेकिन बाद में उन्होंने तनकीद की तरफ तवज्जो की, ख़ासा तवज्जो की। 1936 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए किया। 1938 में लखनऊ यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में उस्ताद मुक़र्रर हुए, यानी कि टीचर हो गए। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं 1952 में रॉक फेलियर फाउंडेशन की मदद से अमेरिका और इंग्लिस्तान का सफ़र किया। ठीक है, किसी एनजीओ के थ्रू वो गए होंगे। लिखते हैं 1961 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उर्दू के प्रोफेसर मुकर्रर हुए। इंतकाल इलाहाबाद में हुआ। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको इतना डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको उनका असली नाम लिखना है, कब कहाँ पैदा हुए हैं लिखना है, तालीम कहाँ से हासिल की है। ठीक है, और इसके बाद उन्होंने इंतकाल कहाँ हुआ है इसको लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ मैं आपको बताऊँगी यहाँ पे कि भाई क्या क्या उन्होंने लिखा है, उसको थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा। उनकी अब आगे पढ़ लेते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, एहतिशाम हुसैन ने इल्म ज़बान से मुताल्लिक़ जॉन बेमस की अंग्रेज़ी किताबों का तर्जुमा किया। ठीक है, यानी कि इन्होंने कुछ तर्जुमे भी किए, हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका के नाम से किया था। ठीक है, इसके अलावा वो अफसानों का मजमुआ वीराने और सफ़रनामा साहिल और समंदर के नाम से शाया हुआ। ठीक है, इन्होंने इसके अलावा भी उन्होंने अफसानों के मजमुआ, एक था जिसका नाम था वीराने, वो शाया हुआ, और इसके बाद एक इनका सफ़रनामा था जिसका नाम था साहिल और समंदर। ठीक है, ये चीज़ें शाया हुई। लिखते हैं बच्चों के लिए उर्दू की कहानी लिखी। ठीक है, हिंदुस्तान में उर्दू अदब की तारीख़, उर्दू साहित्य का आलोचना, तमक इतिहास के उन्वान से मुरत्तिब की। ठीक है, इसका लिखते हैं एहतिशाम हुसैन का असल मैदान तनकीद है, यानी उन्होंने किया सब कुछ, तबाह आजमाई हर सब्जेक्ट उसमें की, हर सिन्फ में की, लेकिन जो उनका ख़ास मैदान रहा वो क्या रहा? तनकीद रही। आगे लिखते हैं वो तरक्की पसंद तहरीक से शुरू से वाबस्ता रहे, यानी कि आपको पता है 1936 में तरक्की पसंद तहरीक आई थी, तो वो उससे वाबस्ता रहे, यानी वो शुरू से ही उसमें थे, इश्तिराकियत में यकीन रखते थे, लिहाजा अपनी तनकीदी तहरीरों में उन्होंने इसी नज़रिए की रोशनी में ज़िंदगी और अदब के मसाइल को समझने और समझाने की कोशिश की है। यानी वो कम्युनिस्ट थे और उसी नज़रिए को अपने ऊपर हावी रखते थे, और उसी को मद्देनज़र रखते ही इन्होंने अपने तनकीदों को लिखा है, समझा है और समझाने की कोशिश की है। लिखते हैं तनकीदी मज़ामीन के मुतादाद मजमूए शाया हुए हैं, यानी उनके बहुत सारे मजमूए हैं जो तनकीदी मज़ामीन के हैं वो शाया हो चुके हैं। चंद के नाम नीचे आपको दिए गए हैं, दर्जा झेल हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है तनकीदी जायज़े, रवायत और बगावत, अदब व समाज, तनकीदी और अमली तनकीद, ज़ौक़ अदब और शऊर। ठीक है, अफ़कार और मसाइल। इसके अलावा एक और जो यहाँ लिखा हुआ है एतबार नज़र वग़ैरह है।
ٹھیک ہے، اب یہاں لکھتے ہیں کہ پیش نظر مضمون اعتبار نظر سے ماخوذ ہے، یعنی کہ جو نیچے آپ کو مضمون پڑھنا ہے خوجی ایک مطالعہ، یہ ان کی کتاب اعتبار نظر سے لیا گیا ہے۔ اس میں رتن ناتھ سرشار کے ناول فسانہ آزاد کے مشہور مزاحیہ کردار خوجی کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے پنڈت رتن ناتھ سرشار جو ہیں یہ ایک بہت بڑے افسانہ نگار ہیں، ناول نگار ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے ایک ناول لکھی تھی جس کا نام تھا فسانہ آزاد، ٹھیک ہے۔ اسی میں بہت سارے کردار ہیں، خوجی ہے، تو اس میں ایک جو سب سے اہم اور کہتے ہیں مزاحیہ کردار ہے خوجی کا، تو انہوں نے اس کو لیا ہے اور اس کا تجزیہ کیا ہے کہ بھائی وہ کیا ہے، کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے تنقیدی مضمون کسے کہتے ہیں یہ بھی پڑھ لیا، اور آپ کے احتشام حسین صاحب کے بارے میں بھی پڑھ لیا۔ اب خوجی ایک مطالعہ کرنے کے لیے ڈیٹیل میں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اس لیے ہم اس کا تجزیہ پڑھیں گے، اور لاسٹ میں جو یہاں پہ آپ کو کوشچن آنسرز دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیے لفظ معنی آپ لوگ خود سے پڑھ لیجئے گا، آپ کے پاس کتاب اویلیبل ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو آپ کو 4-5 سوال دیے گئے ہیں اس کے بارے میں اس کا خلاصہ کریں گے، اس کے جواب لکھ کے دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے تو پڑھتے ہیں ان کو بھی۔ سبق کا خلاصہ ہے، کیا لکھتے ہیں؟ خوجی ایک مطالعے کے تحت سید احتشام حسین نے رتن ناتھ سرشار کے ضخیم ناول فسانہ آزاد کے مزاحیہ کردار کا تجزیہ کیا ہے۔ اس میں خوجی سے ہماری پہلی ملاقات نواب صاحب کی محفل میں ہوتی ہے، جہاں وہ دیگر مصاحبوں کے ساتھ نواب صاحب کی تاریخی بیٹری صنف شکن علی شاہ کی گمشدگی پر کیا کر رہے ہیں، تعزیت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک محفل میں ہمیں ملتے ہیں سب سے پہلے، ٹھیک ہے، جہاں پہ یہ سب اپنے باقی دوستوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے لکھتے ہیں خوجی کے کردار میں ایسی خصوصیت ہے کہ ہم بہت جلد اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، یعنی وہ ایک ایسا کردار ہے کہ اسے فوراً سے ہم ہائی لائٹ کر لیتے ہیں، فوراً اس کی باتیں سننے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لکھتے ہیں اس کی تیز زبان، فرقے بازی، خالص افینیوں سی گفتگو، سب میں ایک بھانڈ کی سی کیفیت ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ سب سے الگ نظر آتے ہیں، فرقے بازی کرتے، زبان بہت تیز ہے، حاضر جواب ہے۔ خوجی کی عمر 60 سال ہے، وہ اپنی عمر کے اعتبار سے ہر مسئلے پر سنجیدگی سے مشورہ دیتا ہے، لیکن لوگ اس کی بات کیا ہے بالکل سنجیدگی سے نہیں سنتے ہیں، ہے نا۔ سنجیدگی کے سننے کی بجائے اسے کیا کرتے ہیں، چھیڑتے ہیں، یعنی اس کا مذاق بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی پسندیدہ چیز کیا ہے، افیم اور گنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ڈرنے اور نفرت کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ کیا ہے، پانی ہے، اور بعد میں کیا ہے، اب پہلے تو پانی سے بہت ڈرتے ہیں، اس کے بعد یہاں لکھا ہوا ہے کمہار اور ابو الزعفران کا بھی اضافہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے وہ صرف پانی سے ہی ڈرتے تھے، بعد میں یہ 2 لوگ اور ہیں، ان سے بھی یہ لوگ ڈرنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ رہی ہوگی بات۔ لکھتے ہیں خوجی دراصل لکھنؤ کے زوال آمدہ تہذیبی معاشرت کا نمائندہ ہے، یعنی کہ جو لکھنؤ کی تہذیب زوال کی طرف جا رہی تھی انگریزوں کی وجہ سے، ہے نا، تو یہ اس چیز کو دکھا رہا ہے، یہ اس کی ہم کہہ سکتے ہیں ریپرزنٹیٹیو ہے اس وقت، ٹھیک ہے۔ وہ خود کو کٹر ہندوستانی بتاتا ہے، سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر کباب کھاتا ہے، مگر ہوٹل میں جا کر کھانے کی شرعی ناجائز سمجھتا ہے، یعنی کہ اگر ہوٹل میں جا کر آپ کھانا کھائیں گے تو وہ اسے لگتا ہے کہ یہ غلط ہے، کیونکہ یہ انگریزوں کی دی ہوئی چیز ہے، اور ہم سچے ہندوستانی ہیں اور ہمیں سڑک کے کنارے کھڑے ہو کے کھانا چاہیے، ہوٹل میں جا کے نہیں کھانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس وقت وہ آپ کا ہے نا نان کوآپریشن موومنٹ جو ہے وہ چل رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو لکھتے ہیں کہ خوجی بظاہر ایک مزاحیہ اور مسخرہ کردار نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی مسخرہ ہے، مزاحیہ، ہنسنے والا کردار نظر آتا ہے، لیکن اس میں ایک نئی دنیا جو ہے، ایک دنیا دار کا تدبیر بھی ہے، یعنی کہ ایسا انسان بھی اس کے اندر چھپا ہوا ہے جو ایک دنیا دار ہے، جو سب چیزیں سمجھتا ہے نا، کس سے کب کہاں کیسے ملنا ہے، کتنی بات کرنی ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہے۔ اس میں بے پناہ جذبہ وفاداری بھی ہے، یعنی اگر کسی سے ایک بار وفا کو کہہ دیا تو پھر اس سے عمر بھر وفاداری کرے گا، ٹھیک ہے۔ وہ قدم قدم پر نواب صاحب اور اپنے ساتھی آزاد کے ساتھ اپنی وفاداری کا ثبوت دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ نواب صاحب اور اس کا سب سے بیسٹ فرینڈ جو ہے آزاد اس میں بنا ہے، ٹھیک ہے، ان دونوں سے کیا ہے، ہر موڑ پہ اپنی وفاداری کا ثبوت دیتا رہتا ہے۔ اس کے حلیے پر نظر ڈالے تو سرشار کے مطابق مسجم، یعنی کہ آپ کا نارمل جسم والا، شامت ہے نا، پستہ قد یعنی کہ نارمل قد ہے، کوتا گردن ہے جس کی گردن مطلب چھوٹی ہو، ٹھیک ہے، لمبی گردن نہ ہو، تنگ پیشانی ہے یعنی ماتھے پہ بھی کافی سارے بال ہیں، چھوٹی پیشانی ہے، ٹھیک ہے۔
लिखते हैं खबासत और शरारत की निशानी। अब ये तो एक मतलब एक मकूला टाइप का है कि भाई जो कोता गर्दन होता है और उसकी पेशानी कम होती है तो कहते हैं वो खबासत और शरारत की निशानी होता है, यानी वो बहुत ज़्यादा शैतान आदमी होगा। ठीक है, लिखते हैं खोजी हिंदुस्तान में हो या रूस में, तुर्की और पोलैंड में, वो अपनी खसूसियत को क्या करता है, साथ लिए फिरता है। ठीक है, यानी कि कहीं भी रहे वो अपनी हिंदुस्तानी खसूसियत, हिंदुस्तानी आदाब उनको अपने साथ रखता है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी इनकी कहानी थी। आपसे इसका खुलासा वगैरह तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया पूछे जो जाते हैं वो आपसे मेन क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। अब जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला कि भाई खोजी का हुलिया बयान कीजिए, तो आपको पता है कैसा है, नॉर्मल कद का था, कोता गर्दन थी, कम पेशानी थी। ठीक है ना। इसके बाद देखिए लिखते हैं खोजी को मगरूर साबित करने के लिए क्या दलीलें पेश की गई हैं कि वो भाई वो गुरूर में है ना। तो उसको मगरूर साबित करने के लिए ये बताया गया है कि भाई देखिए जवाब आप लिखेंगे खोजी जो है, खोजी का एहसास है बर्तरी है, यानी वो अपने आप को सुपीरियर समझता है। ठीक है, इसके अलावा वो अपना नाम कम से कम, यानी कि अगर उससे कहा जाए भाई जैसे हम जनरली अपना किसी से कोई हमसे पूछे आपका नाम क्या है तो हम सिंपल बता देंगे भाई हमारा नाम निदा है, या आपका जो भी नाम है आप बता देंगे। ठीक है, लेकिन नहीं, वो ऐसे नॉर्मल नाम नहीं बताता है, वो अपना जो बिल्कुल शॉर्ट नेम भी बताएगा ना वो भी इतना लंबा बताएगा। क्या बताएगा, मुफ्ती ख्वाजा बईद साहब औलिया रहमतुल्लाह अलैह वल गुफरान बताता है, यानी इतना लंबा चौड़ा अपना नाम बताता है। ठीक है, इसके बाद हार जाने के बाद भी हार नहीं मानता है, बात में करौली निकालने की धमकी देता है। करौली क्या होती है, वो छोटी वाली चाकू जो होता है ना उसको। ठीक है, तो ये क्या है, ये सब यही दिखा रहा है कि भाई वो बहुत ज़्यादा मगरूर है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ लिखा है खोजी के जज्बा वफादारी के बारे में मुसन्निफ ने क्या राय दी है, तो ये बताते हैं कि भाई वो एक नफ्सियाती किरदार है ना। तो उसमें सच्चाई और अपनी फितरत का जो है खुलूस पाया जाता है। मतलब देखिए एक इंसान जो दिल का साफ होता है ना तो उसके अंदर वफादारी का जज्बा हमेशा होता है। ठीक है, भड़बड़िया है, वो गुस्सा करेगा, नाराज हो जाएगा, लेकिन वो आपसे कभी भी दगाबाजी धोखेबाजी नहीं करेगा। ठीक है, तो वही है कि भाई नमक खाता है तो नमक ख्वारी करता है। ठीक है, नमक खोरी नहीं करता। ठीक, तो अब यहाँ आ जाइए, यहाँ पे अगला सवाल यहाँ लिखा है खोजी और आज़ाद के किरदारों में क्या मुताबिकत है, यानी कि दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दे रखा है कि भाई दोनों साथ में रहते हैं, एक जैसे हैं दोनों, है ना। दोनों यही कोशिश करते हैं कि भाई एक साथ रहे, मसरूफ़ रहे और फालतू की बकवास नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ आपको दी गई हैं, आप लोग इसे पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है वो ये है कि खोजी एक मुताले की रोशनी में खोजी के किरदार पर रोशनी डालिए कि खोजी का किरदार कैसा है। तो आपको पता है कि भाई हमें उनसे जब पहली मुलाकात होती तभी हमें पता चल जाता है कि वो कैसे आदमी है, वो हंसी मजाक, तेज़ ज़बान, इस तरह की आदमी है। ठीक है, उम्र में तो वो ज़्यादा है लेकिन उनकी उम्र के बावजूद वो ठीक है हर मसले पे जवाब देते हैं, संजीदगी से फैसले करते हैं, लेकिन उनके फैसलों को, उनके जवाब को कोई भी सीरियसली नहीं लेता है। ठीक है ना, तो ये सारा आंसर आप यहाँ से लिख लेंगे क्योंकि भाई ये आपका कम से कम 3 से 4 नंबर में आने वाला है, तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर होके जाइए क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में नहीं आएंगे 1-1, 2-2 नंबर में, वो आपके एमसीक्यूज आएंगे। तो आप डेट्स वगैरह याद कर लीजिएगा, एमसीक्यू डेट में आ जाएंगे, या आपसे कहानियों के नाम, उनके राइटर के नाम पूछ लिए जाएंगे। भाई खोजी एक मुताला के बताइए राइटर कौन है इस वक्त। ठीक है ना, ये पूछा जाएगा खोजी एक जो मुताला है वो क्या है, तनकीदी मजमून है, अफसाना है, क्या है, यादें हैं। तो इस तरह से आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बलवंत सिंह के अफसाने लम्हे को पढ़ेंगे, साथ में मुख्तसर अफसाने के बारे में भी जानेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।